गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मशीनरी जो खान में मशीन यूज होती है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे वो सरफेस हो, उस मशीन के फंक्शन, पार्ट्स और उसके फीचर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसका बेस हम लोग लिए हैं जो पिछले गत वर्ष में पूछी गई क्वेश्चंस है उस पर उसको सॉल्व करते हुए उसके की पॉइंट और की नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए कैंडिडेट हैं तो आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो इस पर लोड होती हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका स्टडी करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को सिक्योर कर सके और एग्जामिनेशन में पास होके दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके दिखाएं, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएं। दोस्तों चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। पिछले वीडियो में मैं रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट खदान के लिए जो ओवरमैन की कैंडिडेट है और जो मशीनरी के एग्जामिनेशन में बैठने वाले कैंडिडेट, गेट की कैंडिडेट है, चाहे वो डीजीएमएस के एग्जाम के कैंडिडेट हो या वो डिफरेंट सब्सिडरी कोल कंपनी, नॉन कोल कंपनी में जॉब पाना चाहते हो, वो कैंडिडेट सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन दबा लिए होंगे। पिछले वीडियो में मैं 20 नंबर तक का क्वेश्चन को अपलोड किया था, रिस्ट्रिक्टेड के क्वेश्चन का। आज की वीडियो में 21 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है फ्रेंड्स, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एक वर्ड है आपके सामने ट्रैक्टिव फोर्स, मैं समझा देता हूं, फिर स्क्रीन शेयर करता हूं, क्वेश्चन शेयर करता हूं। ट्रैक्टिव फोर्स, जो ये व्हील होती है, किसकी व्हील? माइन कार जो होती है या जो टब होती है या जो भी सरफेस पर चलती है, डंपर होती है या क्राउलर चेन की माउंटेड जो भी मशीनरी होती है, डोजर हो, डंपर हो, तो जो व्हील होती है वो व्हील सरफेस के साथ एक फ्रिक्शन जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? फ्रिक्शन जनरेट करती है। दूसरा चीज, पहला चीज फ्रिक्शन जनरेट करती है, दूसरा चीज ग्रेविटी, फ्रिक्शन जनरेट करती है, ग्रेविटी जनरेट करती है। ग्रेविटी के कारण से फोर्स इसको कम करना पड़ता है, ग्रेविटी 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 के कारण से फोर्स जनरेट होती है। और एक तो फ्रिक्शन, ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी का फोर्स जो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है। फ्रिक्शन का फोर्स, अगर मूवमेंट इधर हो रही है, मूवमेंट इधर हो रही है, मूवमेंट इस ओर हो रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन काम करता है? फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है, जो कि चक्के और सरफेस के बीच में काम करती है। तो फ्रिक्शन, ग्रेविटी, इन फोर्सेस को अपोज करके जो एक फोर्स ड्राइव के लिए इस्तेमाल होती है, वही फोर्स जो कि ट्रैक्शन कहलाती है, ट्रैक्टिव कहलाती है, ट्रैक्टिव फोर्स कहलाती है। फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स को अपोज करने वाले, जिस संबंध में जो ईएमटी का जो वॉल्यूम थर्ड है, ईएमटी का जो वॉल्यूम थर्ड है, उसमें आपको बताया गया है कि फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और साथ ही जो है एक और फोर्स है, जिन तीनों को मिलाने के बाद ये ट्रैक्शन फोर्स तैयार होती है। फ्रेंड्स, तो आप इन फोर्सेस को स्टडी कीजिए और बताइए कि ये किस कारण से होती है। तो आप ये डंपर हो, चाहे डोजर हो, चाहे और व्हील माउंटेड, ट्रैक्टिक माउंटेड जो है, उनको हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कहता है, ये रही आपके सामने क्वेश्चन। क्या कहता है, मैं पढ़ूं फ्रेंड्स? मैं थोड़ा सा और अच्छे से विजुअली दिखाने के लिए ये मेरे कर्सर के साथ मूव करिए अपने नजर को। क्या कहता है? SCRM 2021, SCRM 2021 यानी कि सेकेंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड मशीनरी 2021
21 का क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। ट्रैक्टिव फोर्स क्या है? देखिए मैं यहां पर लिखा हूं, ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज फ्रिक्शन बिटवीन ए ड्राइव मोटर मेंबर एंड द सरफेस इट मूव्स अपॉन। यानी कि व्हील जो है, यानी ड्राइव मेंबर जो है, वो जिस सरफेस पे मूव करना चाहती है उस सरफेस और फ्रिक्शन के बीच जो फोर्स काम कर रही है वही ट्रैक्शन फोर्स कहलाती है। इट इज एन अमाउंट ऑफ फोर्स ए व्हील कैन अप्लाई टू ए सरफेस बिफोर इट स्लिप। सरफेस पर स्लिप होने से पहले वो फोर्स का अमाउंट है जिसके ऊपर अप्लाई की जाती है, वही ट्रैक्शन फोर्स है। ए रोलिंग व्हील इज इन ए स्टैटिक कॉन्टैक्ट विथ द ग्राउंड इफ इट इज नॉट स्लिपिंग। तो जब वो स्लिपिंग नहीं की रहती है तो ग्राउंड के साथ जो स्टैटिक कॉन्टैक्ट होती है रोलिंग व्हील का, वही कहलाती है। देखिए इस पिक्चर में कहलाती क्या क्या दिखा रहा है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में, व्हील के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रही है, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, साथ ही ग्रेविटी फोर्स होती है। यहाँ पर अप्लाइड टॉर्क जब हम लोग अप्लाई करते हैं और जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स काम करती है और जिधर मूव करती है उधर ही ट्रैक्टिव फोर्स काम करती है। तो ये आपने व्हील पर देखा कि किस तरह से ट्रैक्शन फोर्स काम करती है। तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ट्रैक को मूव करने के लिए तो नहीं करते, ऑप्शन नहीं होगी। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द मशीन को मूव कराने के लिए तो करते हैं, लेकिन इसके साथ और इससे बेटर आंसर आपको ऑप्शन दिखेगी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव मैन एंड मशीन। तो मैन और मशीन को मूव करने के लिए ही तो केवल नहीं करते, मटेरियल को मूव करने के लिए भी करते हैं, ओबी को भी आप मूव कराने के लिए करते हैं। तो यहां पर आप द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज मूवमेंट का कारण बनती है ये फोर्स, ये ट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए डी ऑप्शन को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कहते हैं, पढ़ते फ्रेंड्स। क्या कहता है, इन द ट्राइकोन रोलर बीट डायमंड रोलर बीट होता है, इसी तरीके का और बीट होते हैं, उसमें से ट्राइकोन रोलर बीट का कहता है के बारे में क्या कहता है कि द 3 टर्नकेटेड कोन्स। देखिए यहां पर 3 टर्नकेटेड कोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक टर्नकेटेड कोन्स ये वाली है, दूसरी ये वाली है पिक्चर में, और तीसरी ये जो है, एक दूसरे के ये जो है अलग अलग डिग्री में 60 डिग्री में रहते हैं, 120 डिग्री में कहिए तो, और ये जो है 360 डिग्री बनाते हैं। जब 3 लाइन आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में खींचते हैं तो वहां पर दोनों प्रत्येक एक्सिस के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो 3 टर्नकेटेड कोन आपको दिखाई दे रहे हैं, आर प्लेस्ड, जो स्थापित होते हैं ट्राइकोन रोलर बीट में, वो एक दूसरे के 120 डिग्री पर होते हैं। तो 120 डिग्री को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए यहां पर सक्शन हेड इज डिपेंड ऑन द, आपको पहले भी बता चुका हूं, जो वीडियो आप लोग देखे होंगे। सक्शन हेड क्या होता है, मैं फिर से उस वीडियो को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। जो सक्शन हेड पंप में होती है, वो जो पानी जहां से खींचता, जहां से फुटबॉल होती है, वो फुटबॉल पंप तक का जो हेड होता है, फुटबॉल से लेकर के पंप तक का जो हेड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्शन हेड कहते हैं। तो वो सक्शन हेड के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। यहां पर रिस्ट्रिक्टेड वाले में प्रश्न पूछी गई है, अनरिस्ट्रिक्टेड वाले में प्रश्न पूछी गई है। तो सक्शन हेड मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बता देता हूं कि क्या होती है। जो आपका ये कंटेनर होता है, सक्शन हेड जिसको आप बात कर रहे हैं, सक्शन हेड, तो ये जो कंटेनर होती है जिसमें या फिर संप होता है, संप में जो पानी रहती है, और यहाँ पर आपकी फुटबॉल डूबी हुई रहती है, जिसके साथ स्ट्रेनर भी लगा रहता है। ये स्ट्रेनर हो गई, ये फुटबॉल हो गई, फुटबॉल जिसको आप लोग बोलते हो, और फुटबॉल के सहारे जो है पाइप निकला होता है, और ये पाइप जो है जाके कनेक्टेड कहाँ होता है, ये पंप में कनेक्टेड होता है। ये आपकी पंप है। तो यहाँ पर जो आपकी पंप है जिसके साथ आप डिलीवरी को जोड़ते हो और ऊपर की ओर लेके जाते हो, तो यहां से ये जो पंप की एक्सिस है, जिसको आप एक्सिस कह रहे हो, ये पंप की एक्सिस से जो वर्टिकल हेड होती है, कहां तक का, फुटबॉल तक का, ये आपकी फुटबॉल है,
फुट वाल्व है और ये है पंप। तो इसके बीच का ही जो है कहलाता है क्या चीज, सक्शन हेड। आपने सक्शन हेड समझ लिया होगा कि क्या होता है। सक्शन हेड, मैं फिर से स्क्रीन दिखाता हूं कि सक्शन हेड किस चीज पर डिपेंड करती है, पंप की सक्शन हेड किस चीज पर डिपेंड करती है। तो यहां पर आप देखिएगा लिखा हुआ है द टर्म नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH, ऐसा करके भी प्रश्न शॉर्टकट में पूछ सकता है आपसे। NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज रिलेटेड विद द पंप परफॉर्मेंस, पंप परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप कैपेसिटी। तो आ गई आपकी आंसर, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द पंप पर ही डिपेंड करती है। तो आप ए को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन पढ़ सकते हैं, प्रेशर जनरेटेड बाय द पंप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ द अबव ऑल। तो यहाँ पर आप ये पढ़ चुके, इसके साथ 2-3 लाइन और है। एक वर्ड इंपोर्टेंट है कैविटेशन, जिसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। द NPSH in detail and also explain how important is in determining the pump capacity. Every pump has an NPSH requirement. प्रत्येक पंप को नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की जरूरत पड़ती है। द इम्पोर्टेंट ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट इट हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पंप कैविटेशन। जो पंप कैविटेशन, जो बबल्स जनरेट होते हैं पंप में, जिसके कारण से पाइप के फटने की संभावना होती है, और वही कैविटेशन कहलाता है। तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ाती है किसके ऊपर, पंप के कैविटेशन के ऊपर वो प्रभाव पड़ती है जो हेड होती है, सक्शन हेड होती है, पॉजिटिव सक्शन हेड, तो उसका परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑन पंप कैविटेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, पंप कैविटेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। देयर आर पर्टिकुलर मेथड ऑफ calculating of net positive suction head in the pipeline configuration which have been explained in details with the help of example. The effective pressure that is there at a center of the suction of pump is depicted by NPSH. The difference between the NPSH that is required at a particular flow rate and the NPSH that is available in the specific pump is explained in the detail shown the example. तो यहाँ पर NPSH जो नेट पॉजिटिव जो सक्शन हेड होती है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है पंप की कैपेसिटी के ऊपर। जो ऑप्शन ए को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड। अभी देखिए, वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर। फ्रेंड्स, हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स क्या होती है, जो आप हाथों से लेकर के आप मूव कराते हुए काम करते हैं, जिसकी डेफिनेशन CEAR 2010 में दी हुई है। क्या दी हुई है कि ऐसा अपरेटस जिसमें पावर जो है, बिजली जो है फ्लो हो रही है, और आप उसको फ्लो होने के साथ साथ उसका हाथों से पकड़कर काम करवा रहे हो, तो ऐसा ही बिजली का अपरेटस क्या कहलाती है, हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स कहलाती है। जिस संबंध में जो CEAR 2010 का रेगुलेशन जो 102 है, कहता है कि 125 वोल्ट से अधिक वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ड्रिल मशीन होती है, आप हाथों से फेस के पास ड्रिलिंग करने का काम करते हो, तो उसकी वोल्टेज 125 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस संबंध में आप यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, या फिर जो आपकी 2010 की रूल 102 है, उसमें क्या कहता है, हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स 125 वोल्ट मैक्सिमम परमिशिबल वोल्टेज है। साथ ही इलेक्ट्रिक लाइटिंग के लिए जो सरफेस पे आप ओपन कास्ट में, सरफेस या ओपन कास्ट में जो इस्तेमाल करते हो, 250 वोल्ट से अधिक नहीं कर सकते। उसी तरह से अंडरग्राउंड में लाइटिंग के लिए 125 वोल्ट से नहीं कर सकते। पोर्टेबल हैंड लैंप्स जो होती है, रिमोट कंट्रोल या इंटरलॉकिंग सर्किट होती है, 30 वोल्ट से अधिक नहीं हो सकती है। सिग्नलिंग सिस्टम भी 30 वोल्ट से अधिक नहीं हो सकती है। जबकि फिक्स्ड प्लांट के लिए वोल्टेज परमिटेबल है 650 वोल्ट। वोल्ट टाइप के प्लग के लिए, अदर केस के लिए जो लाइटिंग को, न्यूट्रल पॉइंट को, मिडिल पॉइंट को अर्थ करने का काम करते हैं, ये 11000 वोल्ट से आप अधिक वोल्टेज खदान में सप्लाई नहीं कर सकते, और 6600 वोल्ट से अधिक उपयोग नहीं कर सकते। तो ये वोल्टेज लिमिट बताई गई है रेगुलेशन 102 में। तो आप 125C नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, की पोर्टेबल हैंड लैंप्स में जो 125 वोल्ट से अधिक का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पढ़े 25 को।
क्वेश्चन नंबर 25, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा और हीट जो होती है वो दोनों का मध्य रूप होता है और उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जिसके लिए कॉपर का यूज नहीं किया जाता, प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता, सिलिकॉन को ही यूज किया जाता है, टंगस्टन का नहीं यूज किया जाता, नॉन ऑफ द अबव का। तो सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में मिलती है, साथ ही जो है चीपर होती है और इसका स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण से सिलिकॉन को आप सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हो। और सिलिकॉन चिप्स ही जो है आपके सोलर हीटर, जो कि सोलर कुकर, जिस पर आप सन का हीट को एब्जॉर्ब करते हो और उस हीट को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके विद्युत या हीट से खाना बनाने का, लाइटिंग करने का काम करते हो, वो सिलिकॉन चिप्स ही होती है जो आप देखते हो। प्लेट सिलिकॉन की प्लेट ही होती है जो सेमीकंडक्टर होती है। तो इसका अधिक उपयोग इसके सस्ती होने के कारण से, हाईली अवेलेबिलिटी के कारण से जर्मेनियम का इसके जगह पर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो महंगी होती है जिसके कारण से उसको नहीं उपयोग कर सकते। हम लोग सिलिकॉन सी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, तो किलोमीटर पर आवर, सॉरी, जो किलोमीटर पर आवर होती है उसको आपको मीटर पर सेकंड में अगर बदलना हो फ्रेंड्स, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो आप 1000 मीटर यहां रख दो। साथ ही पर आवर बोलता है, तो पर मतलब बटे करना है बेटा, तो यहां पर बटे जो है आप अपने अपॉन करो, और साथ ही जो है यहां आवर दिया हुआ है, तो आवर को आप जब मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 60 मिनट हो गया। अब उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से और मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 इंटू 60 किया 6×36 होता है। अब 72 को डिवाइड करोगे 36 से तो 36 दूनी 72 होगा, यानी तो 2000 आ जाएगा। 2000 लेकिन बटे में जो है आपकी डबल जीरो कट जाएगी, तो ये 00 कट जाएगा, आपको 20 आएगा। 20 मीटर पर सेकंड आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट। जो 72 किलोमीटर पर आवर जो होगी 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कन्वर्ट करना, यूनिट को आप सीखना होगा। यूनिट विशेष करके आपको ध्यान में रखनी है। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं विदाउट यूनिट आपका आंसर गलत होने की संभावना हो सकती है फ्रेंड। इसलिए यूनिट बहुत जरूरी है हर फिजिकल क्वांटिटी का, जिसके लिए यूनिट पर आपको विशेष ध्यान देनी है। 27 नंबर क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज प्रीफर्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड लो हेड। कौन सी ऐसी पंप होती है इनमें से जो लार्ज डिस्चार्ज करना रहता है और लो हेड करनी रहती है? तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप बेटर होती है, क्योंकि ये पंप जो होती है लार्ज क्वांटिटी में वाटर को या अपना ऑयल को डिस्चार्ज करती है, और साथ ही जिसमें लो हेड रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो हाई क्वांटिटी लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिखा हूं, हाई हेड कंपैरेटिवली लो क्वांटिटी रेसिप्रोकल पंप या टरबाइन पंप होती है, उसको आप लगा के ठीक आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये नंबर को आपने पढ़ लिया। एक्सियल फ्लो पंप नहीं, मिक्स फ्लो पंप नहीं, रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप इसके लिए मस्ट जरूरी है। ये नंबर को आपने टिक लगा लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्या कहता है। द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए बैटरी इज ए डाइल्यूटेड। जो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ क्या फ्रेंड? जो हमारी बैटरी रहती है, सेल रहती है, घरों में आप इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं या आपके 4 व्हीलर में जो बैटरी रहती है उसमें जो लिक्विड इस्तेमाल की जाती है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट होती है किस चीज की? तो जनरली H2SO4 की ही होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, हाइड्रो सल्फेट बोलते हैं, हाइड्रो सल्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पर H2SO4 बी नंबर को आप टिक लगा सकते हैं। HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होती है कभी कभी इस्तेमाल होती है, लेकिन जनरली सस्ती होने के कारण से, अधिकांश मात्रा में मिलने के कारण से H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां देखिए मैं लिखा हूं द इलेक्ट्रोलाइट इन हेड स्टोरेज बैटरी इज डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड स्टोरेज बैटरी मस्ट बी बिटवीन 4.8 m to 5.3 m फॉर मोस्ट इफिशिएंट फंक्शनिंग। मोस्ट इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए उसके बीच की जो वैल्यू है, लेड स्टोरेज बैटरी की जो वैल्यू है सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन 4.8 से लेकर के 5.3 के बीच में चाहिए। कहने का मतलब कि अगर
पानी की मात्रा उसमें 95 ग्राम है, तो 5 ग्राम जो है उसमें H2SO4 होना चाहिए। तो फॉर मोस्ट इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है। इफ 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल ऑफ ए पर्टिकुलर बैटरी रिक्वायर्ड 50 ml और ऑफ 1 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए 1 NaOH की जरूरत पड़ती है। जनरली H2SO4 इस्तेमाल की जाती है। आपने टिक लगा लिया होगा बी नंबर को। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होती क्या है फ्रेंड? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्ड को याद रखिए, ये एक ऐसा उपकरण है जो वातावरण के हवा में उपस्थित जो नमी होती है, डस्ट होती है, डर्ट होती है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे बैटरी के अंदर 2 रॉड होते हैं, एक पॉजिटिव रॉड और एक नेगेटिव रॉड, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर भी 2 रॉड होते हैं, जिसके चुंबकत्व और इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण से वो जो डर्ट, डस्ट और मॉइस्चर होते हैं उसके रॉड पर जाके चिपक जाते हैं, और जब बाहर निकलती है तो वो शुद्ध हवा निकलती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम इंड्यूस्ड फैन और जो चिमनी होती है उसके बीच में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खास करके जो ऑक्सिलरी फैन होती है जो डस्ट निकालती है, तो वो उसको छानने के लिए, या सरफेस में जो चिमनी के ऊपर होती है उसको निकालने के लिए, चिमनी एटमॉस्फेयर को गंदा करने से बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं, जो छान करके गंदगी को, खदान से निकलने वाली हवा की गंदगी को छान करके एटमॉस्फेयर में मिलाते हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर अशुद्ध नहीं होता है। पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या कहता है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स पार्टिकल्स फ्रॉम ए गैस स्टीम बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज पार्टिकल्स आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा, जो कि गैस स्टीम में पाई जाती है या फिर जो एयर होती है उसमें पाई जाती है। द चार्ज पार्टिकल आर देन अट्रैक्टेड टू कलेक्टर प्लेट्स कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज में कलेक्ट होती है वो। तो यहाँ पर आप ये नंबर देखिए, इंड्यूस्ड फैन एंड चिमनी, इंड्यूस्ड फैन और चिमनी के बीच में ही रखी जाती है। प्री हीटर एंड इंड्यूस्ड फैन इसके बीच में नहीं, इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर के बीच में नहीं, बॉयलर फर्नेस और इकोनाइजर के बीच में नो स्पेसिफिक पोजीशन। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड फैन और चिमनी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर मे बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 1 माइन इफ। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर को एक खान से दूसरे खान में अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का रूल नंबर 131 है, जिसमें ये कहता है कि 1 or more, देखिए मैं यहाँ कट पेस्ट करके रखा हूं, पढ़ते हैं फ्रेंड्स, 1 or more इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स एज डायरेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ऑनर और एजेंट मैनेजर ए माइन और बाय द एजेंट और ऑनर इफ 1 or more wells in a oil field to supervise the installation। तो जो एक से अधिक ऑयल वेल्स होते हैं, कुआं के तेल के कुआं होते हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक से अधिक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर